Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of Power of PYQs, we are going to complete economic PYQs of last 35 years from 1991 to 2025 और आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप दोस्तों सिर्फ 3 इयर्स का पैटर्न देख लो ना इस टॉपिक के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा कि वही 2025 के एग्ज़ाम में ना 6 क्वेश्चन आए हैं इसी टॉपिक से और फिर 2024 के एग्ज़ाम में देखोगे दोस्तों तो 2024 के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन आए हैं और 2023 का भी देखोगे ना दोस्तों आप तो 6 क्वेश्चन। दैट मीन्स कि हर साल एवरी ईयर यूपीएससी आपसे 12 मार्क्स का जो है इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है। तो देख लो दोस्तों, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। और एक बात और, इसके अंदर जो टॉपिक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, इन्फ्लेशन, मनी, कैपिटल मार्केट, अगर आप इसे देखो ना दोस्तों लास्ट 35 ईयर्स में ना टोटल यूपीएससी ने 112 क्वेश्चन पूछे हैं। 112 क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन, और इस वीडियो के अंदर हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व किए थे क्वेश्चन, मैं उन्हें अपडेट देना चाहूँगा जिन्होंने वीडियो को स्किप करा या फिर जो न्यू हैं। देखो भैया, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर 42 थे और ये हमने सारे के सारे सॉल्व किए थे। और इसके अंदर दोस्तों 2025 के एग्जाम में ना इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन। और 2025 के एग्जाम में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमी के आए थे 17, ठीक है। तो 7 पब्लिक फाइनेंस से और मनी एंड बैंकिंग से 6 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तो दोस्तों सिर्फ इन दोनों टॉपिक से ही है, ठीक है। 4 क्वेश्चन बाकी सबसे मिलकर हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है देख लो ये सारे टॉपिक्स, है ना। और मैं आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ एक्टिव रिकॉल के मेथड से, और सब कुछ जो है ना मैं आपको यहीं पे याद करवा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। और दोस्तों देखो, ये पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और हमने भाई मॉडर्न हिस्ट्री के फुल क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए हैं। इसकी सिंगल वीडियो आपको मिल जाएगी मैराथन वाली 8 आवर्स की, आप इसे वॉच कर लेना, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं लास्ट 35 ईयर्स के, तो इसे भी सॉल्व कर लेना दोस्तों, है ना। और एक बात और कि भाई देखो, आपको ना एग्ज़ाम के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ नॉलेज और लॉजिक दोनों चाहिए, और इस सीरीज़ के अंदर आपको दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो भैया ये इंपॉर्टेंस है सीरीज़ का, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई इस सीरीज़ को अच्छे से वॉच किया करो, अच्छे से इस सीरीज़ का यूटिलाइज़ करो अपने एग्ज़ाम के लिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अदरवाइज़ दोस्तों बहुत मुश्किल है, ठीक है। देखो पीवाईक्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट है कि भैया टॉपर्स जितने भी बोलते हैं ना, जो भी एग्ज़ाम निकालते हैं, वो ये बोलते हैं कि 15 से 16 बार मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, 15 से 16 बार। दोस्तों आपको तो कम से कम 1 से 2 बार सॉल्व करना ही चाहिए। एक बार मेरी वीडियो से सॉल्व करो और एक बार खुद से सॉल्व करो, तभी तो प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, ठीक है। और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है दोस्तों, आपका नेक्स्ट लेवल का। और जो आप ये टेस्ट सीरीज वगैरह के चक्कर में रहते हो ना दोस्तों, मैं बता दूँ, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के ना बस मार्केट स्ट्रेटेजी है पैसा कमाने की, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत रहा करो, टेस्ट सीरीज से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये पीवाईक्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये पीवाईक्यूज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छे से सॉल्व करो। और अभी तो हम CAPF और CDs के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये मैंने बता रखा है आपको, जैसे यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, तो CAPF और CDs के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और पीसीएस के भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को एक्टिव रिकॉल के मेथड से और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट से। और यहाँ पर जो टॉपिक्स है ना आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, इन्फ्लेशन, मनी एंड कैपिटल मार्केट। सो इन सभी से ना जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लास्ट 35 ईयर्स के वो हम सोल्व कर रहे हैं। और देखो दोस्तों, ये टोटल मैंने अभी बताया था आपको 112 क्वेश्चन हैं। सो इन्हें करने में टाइम लगेगा, सो पेशेंस बना कर रखो और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन सोल्व करो। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ना, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए तब आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ ना आपको ना पता होना चाहिए
कि ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या है। इवन अगर आपको नहीं भी पता ना तो आपको इस कीवर्ड का मतलब पता होगा ऑल्टरनेटिव। हम बोलते हैं ना कि आपके पास ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है क्या, दैट मीन्स जो आपका एक मोबाइल नंबर होता है मेन, उसके अलावा आपके पास जो सेकंड सिम होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सिम, है ना, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है ये। दैट मीन्स ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट में काम आते होंगे, लेकिन ये उसका भी ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, जो न्यू निकल कर आया है। तो देखो बॉन्ड्स के बारे में आप तो पढ़ते ही हो कि बॉन्ड्स तो एक ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पर बोरोइंग होती है ना, बॉन्ड्स पेपर इशू करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट फर्म के द्वारा, है ना, और मार्केट से पैसा उठाया जाता है बॉन्ड्स बेचकर, ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलता भी है उनको, है ना, तो वो भी एक तरीके से इन्वेस्ट ही है ना। और स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताएं कि बहुत सारे बच्चे तो आजकल स्टॉक्स भी खेलते हैं, है ना। अब पता नहीं कौन कौन से ऐप आते हैं ना, उसके अंदर स्टॉक्स पे पैसे लगाते हैं। तो ये तो आपको पता है कि स्टॉक्स भी क्या है, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आप ओनरशिप या फिर किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये भी पुराना ही मेथड है। लेकिन आपने वेंचर कैपिटल और ये हेज फंड्स ये न्यू थोड़ा सुना होगा, और यही दोनों मेथड जो है ना आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर आता है, ठीक है। वेंचर कैपिटल क्या है भैया, वेंचर कैपिटल है जो स्टार्टअप वगैरह आते हैं ना, स्टार्टअप मतलब जो न्यू न्यू कंपनीज फॉर्म होती है ना, उसके अंदर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, और वो भी एक लार्ज स्केल के ऊपर या फिर बोल सकते हो 5% 10% के ऊपर, तो वो वेंचर कैपिटल कहलाते हैं कि भैया किसी को कोई बड़ी कंपनी वेंचर कैपिटल बन जाती है उसका, ठीक है, स्टार्टअप का, तो उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल। और हेज फंड्स भी इन्वेस्टमेंट फंड ही होता है, ठीक है, यहाँ पर लमसम में पैसा लगता है, हेज फंड्स होते हैं ये। बाकी इसको मैं माइंड मैप्स के थ्रू समझा देता हूँ। देखो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को ना सेबी ने, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में है सोशली बेनिफिशियल चीज़ें, ठीक है, जैसे वेंचर कैपिटल, है ना, और कैटेगरी सेकंड में है प्राइवेट इक्विटी डेट फंड्स, जैसे ना जिसके अंदर कोई लेवरेज नहीं मिलती, और कैटेगरी थर्ड में है जिसको एज ए लेवरेज यूज करा जा सकता है, जैसे हेज फंड्स हो गया। सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आपको वेंचर कैपिटल और हेज फंड्स देखने को मिलेगा कैटेगरी 1 और कैटेगरी थर्ड में, ठीक है। बट स्टॉक्स नहीं है कोई, यहाँ पर इक्विटी खरीदते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, और बॉन्ड्स एक क्या है टाइपिकली जो है ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। लेकिन हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मेथड है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ओनली 2 होगा, दैट इज बी, ठीक है। तो क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से सोल्व करना होता है दोस्तों, कि भैया अगर आपको नहीं भी पता ना कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या है, सीबी ने क्या बोला है इसके बारे में, इसकी कैटेगरीज क्या है, बट आपको ना अल्टरनेटिव का मतलब पता होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे। तो यही आपको सीखना है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब फिनेंशियल चीज़ों के ऊपर है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है आपका तो आपको पता होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप फिर भी एलिमिनेशन मार के आप आंसर निकाल सकते हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोलता हूँ बहुत ही ज़्यादा प्योरली स्टैटिक है और कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। एक बार अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना तो क्वेश्चन 2 को आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई का क्या सोर्स है जहाँ से वो पैसा कमाती है, ठीक है। 1 बोल रहा है स्टेटमेंट 1 के अंदर कि बाइंग एंड सेलिंग करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, और ये पता है आपको कि हाँ बाइंग एंड सेलिंग करके गवर्नमेंट बॉन्ड से पैसा कमाया जा सकता है ना। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, यस, ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है आरबीआई, और वहाँ से जब डॉलर सस्ता होता है तो डॉलर खरीद लेती है ना, डॉलर महंगा होता है तो डॉलर बेच देती है, तो प्रॉफिट जो है वहाँ से कमाती है, तो इनकम बनता है, ठीक है, आरबीआई का। अब देखो पेंशन फंड मैनेजमेंट, आपने कहीं सुना है क्या पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम करती है आरबीआई? एक रेगुलेटेड बॉडी है आरबीआई, इसका काम ये नहीं होता। यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजमेंट के अलग से रेगुलेटेड बॉडी है एक, तो थर्ड तो नहीं होगा, ये बिल्कुल आपको आंसर निकालना आना चाहिए। और थर्ड नहीं होगा तो थर्ड को एलिमिनेट मारो ना भाई, एलिमिनेट मार के आपके पास जो है आप 50-50 में आ जाते हो, और यहाँ आपको पता चल जाता है कि हाँ फर्स्ट और सेकंड तो थर्ड ही फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, और आपको ये भी पता चल गया कि फोर्थ भी गलत है, क्योंकि फोर्थ तो ऑप्शन में है ही नहीं, ए में ना तो डी में।
ठीक है, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, और आपको पता है कि हाँ ये प्राइवेट कंपनीज को लेंडिंग करती नहीं है आरबीआई। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी स्टेटमेंट था, ये तो कमर्शियल बैंक का काम होता है ना। तो फोर्थ तो और एलिमेंट मार सकते हो आप इजी, है ना। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, यहाँ पर बोला प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूट करना करेंसी नोट्स को। अब आपको पता है कि हाँ भाई प्रिंटिंग का काम तो आरबीआई का ही है और डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम आरबीआई का ही है, बट इससे क्या पैसा कमाते हैं? यस, एक आपने वर्ड सुना होगा सिग्नोरेज। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पूछा होगा सिग्नोराज कोई बोलता है, कोई सिग्नोरेज बोलता है। ठीक है, तो आपने ये वर्ड सुना होगा। और आरबीआई ना जब करेंसी छाप कर पैसा कमाती है ना, जो उस वर्ड को ना कहते हैं कि मतलब जो इस अर्निंग को कहते हैं सिग्नोरेज, आरबीआई के सिग्नोरेज है ये। ठीक है, और ये इसका पार्ट होता है, आरबीआई के इनकम का पार्ट होता है ये। अब बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो फिफ्थ वाले को गलत दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई ना, वहाँ पर एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, वहाँ हम पढ़ते हैं। बाकी यूपीएससी को देखते हैं भाई कि यूपीएससी इसका आंसर देती है, मतलब फिफ्थ को इंक्लूड करती है या नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर भाई प्रिंटिंग तो होगा, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिंग काम भी आरबीआई का ही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। और देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ना भाई पीवाई की बेस्ड ही मानता हूँ मैं। क्यों? मैं आपको कई बार बोलता हूँ भैया, रेगुलेटेड एजेंसीज जो है यूपीएससी गलत करती है। जैसे कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है, ठीक है, और काम क्या दे रखा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर बोला है कि आरबीआई जो है मैंडेट्स करती है ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब भाई अब आखिर आप आरबीआई काम होगा ये, तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन ऐसा तो कोई काम ही नहीं है कि लिस्टेड कंपनीज का काम करती है। और एक कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने का काम करती है आरबीआई, लिस्टेड कंपनीज को नहीं। इसके लिए तो सेबी बनाई है हमने, ठीक है। और इस सेबी के बारे में मैंने अभी फुल फॉर्म बताई थी इसकी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर मतलब फर्स्ट वाला गलत होगा, ठीक है, आरबीआई नहीं है इसका। तो फर्स्ट गलत है, तो फर्स्ट को भैया कैंसिल आउट करो ना। अब आते हैं सेकंड पे, कह रहा है इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature। अब ये बोला देखो कि भैया इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी है जो सबमिट करती है इस रिपोर्ट को, उसके अंदर ये डिस्क्लोज करती है कि वो नॉन फिनेंशियल इन नेचर है, ठीक है, देट आर नॉन फिनेंशियल इन नेचर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखना, लार्जली लिखा हुआ है। लार्जली दैट मीन्स कि फिनेंशियल नेचर भी होगा इसके अंदर, लेकिन लार्जली नॉन फिनेंशियल नेचर है, तो उसके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। तो सेकंड हमारा करेक्ट है और इसका आंसर आ गया ओनली बी। और इसको जो है हम एक बार मैच कर लेते हैं अपने माइंड मैप से भी। क्वेश्चन नंबर 3। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। किसे भी मैंडेट करती है 1000 ऑफ लिस्टेड कंपनीज को, है ना, बस काम देखा करो किसका है किसका नहीं, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल जो है जो न्यू एस्पिरेंट्स है ना, वो ये सब भी याद करते हैं। अब मेरे देखो दोस्तों, ना तो आप याद कर पाओगे, है ना, और फालतू की चीज़ें पढ़ोगे तो वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। इसलिए मैं रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आए, ठीक है। तो आरबीआई मैंडेट करती है ये तो गलत है, से भी करती है। और सेकंड इज टू, ठीक है, लार्जली बोला नॉन फाइनेंशियल होता है तो लार्जली हो सकता है, ठीक है। और पैरामीटर्स देखोगे तो ये है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस प्रैक्टिस, तो है भाई, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि भाई यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 3, और ये असर्शन रीजनिंग वाला ही है। 2024 तक आपको 2 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे थे, अब 2025 के एग्जाम में आपको 3 स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है एग्जाम के लिए। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रहा है एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders। कह रहा है भैया जो भी रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट करने से एक कंपनी के अंदर, ठीक है, जहाँ पर बॉन्ड होल्डर्स जो है ना वो माने जाते हैं रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। आप ये बॉन्ड होल्डर्स समझ में आ रहा होगा जिन्होंने बॉन्ड परचेज किया है किसी भी कंपनी का, और स्टॉक होल्डर्स जिन्होंने स्टॉक इक्विटी परचेज करी है, मतलब
किसी भी कंपनी की, यहाँ पर ये मालिक हो जाते हैं उस कंपनी के, ओनरशिप राइट आ जाते हैं, जो स्टॉक्स खरीद लेते हैं, इक्विटी खरीद लेते हैं कंपनी का, ठीक है? तो वो थोड़े स्टॉक होल्डर जो है कहलाएँगे कि भैया वो मालिक की तरह ट्रीट करा जाएगा उनको, ओनर की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो बोला बोला जा रहा है कि बॉन्ड होल्डर जो हैं, लोअर रिस्क पे रहते हैं स्टॉक होल्डर्स के। जब भी कुछ जो है घपलाबाजी होती है या फिर डूबने का काम आ रहा हो, डूबने वाली होती है कंपनी, ऐसे में, है ना? और स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। और बात सही है, मैंने आपको ये बताया था अभी कि बॉन्ड होल्डर्स तो भैया उन्होंने बॉन्ड्स खरीद लिए, और उससे पैसे से जो पैसे से बॉन्ड्स खरीदे, उस पैसे से जो कंपनी काम कर रही है बोरिंग लेके, ठीक है? क्योंकि ये अगर आप मनी मार्केट से बोरो लेते हो तो टिपिकल टास्क होता है, अब बॉन्ड इशू करे तो ईजी टास्क होता है, आपको कहीं बैंक जाना नहीं होता, आप बॉन्ड इशू कर देते हो, बेच देते हो मार्केट के अंदर, है ना? चलो, को स्टेटमेंट ये है कि भैया फॉर रीपेमेंट पर्पसेस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, भाई तुम्हारी कंपनी का ढूंढ रही है ना? और ऐसे में आपको लोन वापस करोगे, तो लोन वापस करने में या फिर आप बोल सकते हो कि भैया जब आप पैसे वापसी करते हो, तो सबसे पहले आप बॉन्ड होल्डर्स को पैसे वापसी करोगे, क्योंकि उसने आपका बॉन्ड परचेज किया है एज अ बोरोइंग, और उसके अंदर शर्तें लिखी हुई हैं कि आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे वापस भी करना है। लेकिन स्टॉक होल्डर्स तो भैया एक तरीके से ओनर होते हैं, तो ओनर का लॉस हो रहा है, तो भैया यहाँ पर स्टॉक होल्डर्स का भी तो लॉस लॉस होगा। जो रियल फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं, उनका लॉस हो रहा है, तो स्टॉक होल्डर्स भी उस चीज़ को झेलेंगे, क्योंकि मुनाफा भी कमा रहे हैं ये, तो इसको लॉस भी झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इसका आंसर है। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है, सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। तो स्टेटमेंट तो तीनों ही सही है, लेकिन क्या यहाँ पर देखो ऑप्शन में बोला है कि बोथ स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट है, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट को। और बात तो बिल्कुल ठीक है कि भैया बॉन्ड होल्डर्स लेंडर होते हैं और स्टॉक होल्डर ओनर्स होते हैं, और रिपेमेंट के टाइम पे बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज करा जाता है स्टॉक होल्डर के कंपैरिजन में। इसलिए जो है बॉन्ड होल्डर्स लोअर रिस्क पे होते हैं, ठीक है? तो ए इसका आंसर होगा। इजी है, ठीक है? बस थोड़ा कंसेप्चुअल था, अगर आप कोई कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि भैया करेक्ट बताओ, तेरा इंडिया अकाउंट करता है वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली thus exhibiting a great boom। कह रहे भैया इंडिया अकाउंट करता है वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन, मतलब हर तरीके का हमने इक्विटी बेच रखी है, मार्केट के अंदर निकाल रखी है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो ट्रेडिंग है, ठीक है, वो ग्लोबली और जो इंडिया के अंदर जो है बूम बूम कर रहा है, ठीक है? तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ हमारा जो है स्टॉक मार्केट है बूम करता है, तो ठीक है। सेकंड बोल रहा है इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो ग्रोन हुआ है रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि हमने हांगकॉन्ग को बीट कर दिया हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, और सम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, मतलब हमेशा के लिए नहीं, यहाँ पर बोला सम पॉइंट ऑफ टाइम, कभी कभी, है ना? थर्ड वाले में बोला कह रहा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है आइदर टू warn और warn small investor about the risk options trading or to act on unregistered financial advisor in this regard। यूं कह रहा है भैया कि कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है जो वॉर्न करे स्मॉल इन्वेस्टर को कि भाई उनको रिस्क है इसमें ट्रेडिंग करने से, या फिर कोई भी अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उसके बारे में चेतावनी दे, ठीक है? तो ऐसा तो आपको पता है कि सेबी है इस चीज़ के लिए, वॉर्न करने के लिए, तो यहाँ पर बोल दिए कोई है ही नहीं, तो थर्ड तो गलत हो गया। थर्ड गलत होने के साथ ही आपका आंसर आ जाता है कि आपको फर्स्ट और सेकंड पता हो ना हो, आपका आंसर आ जाता है एलिमिनेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है, 100% कर रहा है। और ऐसा ऑप्शन तो भैया पक्का गलत होते हैं जहाँ पर लिखा होता है तो कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है ऐसे काम करने के लिए इंडिया के अंदर। भैया इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, कोई रेगुलेटरी बॉडी कैसे नहीं है, और सेबी तो कर रही है, यस, तो यहाँ तो सेबी होगी, बिल्कुल है, ठीक है? तो थर्ड तो गलत हो गया, आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड आ गया। और सेकंड से आपको ये पता चल गया कि हाँ रैपिडली ग्रो करा है रिसेंट पास्ट में, उसने हांगकांग को भी बीट करा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये दोस्तों मैं बोलता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड आपका स्टेटिक पोर्शन है, क्योंकि आप आरटीजीएस नेफ्ट ये सब आप स्टेटिक में भी पढ़ते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? नितिन सिंघानिया की बुक में भी है, ये अच्छे से दे रखा है।
लेकिन करंट अफेयर्स दैट इज न्यूज़पेपर में जो आता है, जो गवर्नमेंट अपडेट करती है टेक्नोलॉजी वगैरह से, वो थोड़ा ये हाईलाइटेड हो जाता है। तो यहाँ पर बोला है आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में, है ना, उनके कंपेरिजन के बारे में क्वेश्चन है। कह रहा आरटीजीएस जो है, द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट्स। कह रहा आरटीजीएस में ना बहुत जल्दी हो जाता है पेमेंट, लेकिन नेफ्ट के टाइम पे टाइम लगता है, ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट होने में। और आपको आरटीजीएस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों, रियल टाइम होता है। तो रियल टाइम मतलब रियल टाइम में हो जाए ट्रांजेक्शन, तो ये तो सही है कि हाँ आरटीजीएस रियल टाइम में ट्रांजेक्शन करके दे देगा आपको। लेकिन नेफ्ट में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, हाँ नेफ्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है, कहीं को आधा घंटा लग जाएगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में, शो होने में। लेकिन रियल टाइम में जो है, रियल टाइम जो आरटीजीएस है उसमें जल्दी हो जाता है ना। अब सेकेंड स्टेटमेंट है आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर द इनवर्ड ट्रांजेक्शन वाइल दैट इज नॉट while that is not the case for नेफ्ट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर चार्ज की बात कर दी गई है, और आपको पता है कि भैया ट्रांजेक्शन वगैरह का चार्ज के ऊपर जो है हमने बहुत ही ज़्यादा इसके लिए हमने लिबरल पॉलिसी ली है कि हम ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लेंगे, जितना ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन करना है करो। क्यों? हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सबका, और हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बढ़े आगे, ठीक है, तेज़ी से बढ़े। इसलिए हमको ट्रांजेक्शन चार्ज करना नहीं चाहते, और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है अब। तो सेकंड यहाँ गलत है, कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लिया जाता किसी के ऊपर भी। तो सेकंड यहाँ पर रॉन्ग है, सेकंड काट दो, ठीक है। अब आपको ये पता चल रहा है कि भैया फर्स्ट तो लग रहा है कि हाँ करेक्ट हो सकता है, और थर्ड भी लग रहा है करेक्ट हो सकता है, तो फिर भी थर्ड वाला एक बार देख लेते हैं। कह रहा ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड इन ऑन सर्टेन डेज व्हाइल इट इज नॉट ट्रू फॉर द नेफ्ट। और देखो दोस्तों, हम क्यों चाहेंगे कि आरटीजीएस का जो ऑपरेटिंग आवर्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए? हम तो चाहते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन 24 घंटे हो हमारे यहाँ, है ना, और ये हो भी गया है। तो थर्ड भी यहाँ पर गलत है, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में हो, है ना, स्कीम्स के बारे में हो, तो कुछ भी नेगेटिव अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो चांसेस है कि उसके गलत होने के ही हो, ठीक है। और यहाँ पर ही गलत है, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने, और या फिर बोल सकते हो कि हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बना भी था। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ट्रांजेक्शन वगैरह में, सो यहाँ पर ये हो जाएगा रॉन्ग, थर्ड वाला। तो हमारा आंसर आएगा ओनली ए। तो भैया हमारे 2025 के 6 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से सॉल्व कर लिए। अब 2024 के 6 क्वेश्चन है, और 2023 के जो है इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन ही हैं। तो ये पहले सारे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब ये डिजिटल रुपये के ऊपर क्वेश्चन है, और डिजिटल रुपये जो है भाई 2023 से ही फेमस है, डिजिटल रुपये के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है, क्योंकि डिजिटल रुपये 2023 से 2022 से लेके जो है बहुत ज़्यादा न्यूज में है, और आरबीआई लेकर भी आ गई है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 1 में कि ये सोवरेन करेंसी है जो कि आरबीआई ने इशू करा है इन अलाइनमेंट विथ मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत अच्छा वर्ड है भाई, बहुत अच्छी लाइन है ना, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, बिल्कुल सही होगा। ये सोवरेन करेंसी, हाँ मान्यता है इसको, और आरबीआई ने इशू करा है ना। मॉनेटरी पॉलिसी को साथ में लेके चलेंगे बिल्कुल भाई। डिजिटल रुपये तो है, डिजिटल रुपये तो है, करेंसी तो है, डिजिटल रुपये ही तो है, डिजिटल करेंसी तो है, हाँ करेंगे। कह रहा है ये अपेयर करता है एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। चलो, इट इज इंश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। अब देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन ना 2022 में भी आ रखा है कि इन्फ्लेशन से बचा हुआ है ये, ठीक है, इंश्योर्ड बोल रखा है कि जो है ये इन्फ्लेशन वगैरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस डिजिटल रुपये के ऊपर। और ये तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट है भाई, इन्फ्लेशन तो होता ही है, चाहे डिजिटल रुपये हो चाहे वो करेंसी पेपर नोट्स हो, है ना। तो इन्फ्लेशन से तो भैया कुछ नहीं बच सकता, ठीक है। तो थर्ड वाला काट दो, थर्ड वाला काटोगे ना तो आप आ जाओगे कि हाँ सेकंड तो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि देखो सब में सेकंड है, ठीक है, सेकंड तो सब में ही है। और यहाँ तो आप पता चल जाएगा कि हाँ लाइबिलिटी में शो करेगा, बिल्कुल लाइबिलिटी में शो करेगा भाई। तुम ट्रांजेक्शन करोगे, आरबीआई से पैसे ले लोगे, तो वो आरबीआई के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आ जाएगी, है ना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 4 है कि ये फ्रीली कन्वर्टेबल है अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। यस भाई, हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज में था डिजिटल रुपी, PT65 में भी पढ़ा होगा आपने।
कि फेरिटी कन्वर्टेबल है अगेंस्ट द बैंक मनी और कैश, तभी तो उसकी खासियत है। तो इसका 4 भी करेक्ट है, तो 1 2 4 इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ भी करेक्ट पूछा गया दोस्तों, और ऑप्शन है आपका फर्स्ट, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस। ठीक है, तो कैन का इस्तेमाल करा गया है यहाँ पर, द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि एनबीएफसी जो है ना, जो आरबीआई का जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है ना, एलएफ विंडो जो होता है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि एलएफ जो विंडो होता है ये कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से बोरोइंग या फिर बोल सकते हो पैसा प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, मनी प्रोवाइड करने का काम करती हैं किनको, कमर्शियल बैंक्स को। अब यहाँ पे बोला गया है कि एनबीएफसी कर सकती है इस काम को, एक्सेस कर सकती है एलएफ विंडो को। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो कैन का इस्तेमाल किया गया है, और कैन का इस्तेमाल जो है ना, हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव चीज से जोड़ा करो। ठीक है, तो पॉजिटिव बात कह रहा है कि भैया इंडिया के अंदर ये काम हो सकता है एनबीएफसी के द्वारा, एनबीएफसी को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं एलएफ विंडो का। ठीक है, तो हाँ कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, तीनों ही स्टेटमेंट में बोला गया इन इंडिया है ना, तो इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी इंस्टीट्यूशनल को अगर तो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो कट मारो, ये ध्यान रखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों, कैन का इस्तेमाल करा गया है कि कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बॉन्ड्स पेपर होते हैं, जो गवर्नमेंट मार्केट में बेचती है, सेल करती है। ठीक है, मनी सप्लाई को कम करने के लिए या फिर बोरिंग करने के लिए, तो यहाँ तो चाहे वो फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, वो सबको बेचेंगे ना। तो सेकंड तो बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे आपको पता चल गया फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो ऐसे वाले एलिमिनेट मार दो जहां पर फर्स्ट और सेकंड नहीं है। अब आ गए आप ऑप्शन पे ए या सी। अब थर्ड वाला देखते हैं, कह रहा है इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। अब बोल रहा है स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट होती है ना हमारी, वहां पर जो है ना स्टॉक एक्सचेंज वाले ऑफर कर सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स के लिए सेपरेट, वो भी इंडिया के अंदर। तो फिर यहाँ पर कैन का इस्तेमाल करा गया है, और कैन मैंने अभी बताया था पॉजिटिव में लिया करो। और जहाँ भी टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट की बात हो रही है ना, गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज की बात हो रही है, तो ऐसे में ना यूपीएससी ठीक ही करता है। ठीक है, तो सी होगा इसका आंसर 1 2 3, कि हाँ इंडिया के अंदर ये चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो फिर वर्ड यहाँ पर यूज करा गया, कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं, ठीक है, बोरो करने के लिए, बोरिंग करने के लिए, मार्केट से पैसा उठाने के लिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, जी सेक्स, तो जी सेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसमें कौन कौन सी जो है एंटिटीज होती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड, ठीक है, ट्रेड कर सकती हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, अरे बिल्कुल करेगी, करती भी है। पेंशन फंड कर सकती हैं, यस करेंगी। रिटेल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाँ करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कैन का वर्ड यूज करा गया ना, तो कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 1 2 3 तीनों ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोला है विच ऑफ द अबव इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें बोला गया है कि इनमें से भैया कौन से जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कंसीडर करा जाएगा। अब देखो देखो दोस्तों, वर्ड को अंडरलाइन मारा करो, कंसीडर्ड, कंसीडर बोला है, मतलब कंसीडर हम कर सकते हैं क्या इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ, और आपको पता होगा ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है, तो यस कर सकते हैं। करेंसी स्वैप, यस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मोटर व्हीकल्स, भाई मोटर व्हीकल्स में मैं बता दूं भाई, इंश्योरेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, मोटर व्हीकल्स का। ठीक है, तो ये यहाँ भी फाइनेंशियल का जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करा जाता है इसको, एज अ फाइनेंशियल आपका हो सकता है, वेल्थ हो सकती है आपकी। तो इसका आंसर होगा सी 1 2 3। अब इसे ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप जो है ना ये मत देख लेना कि हम मोटर व्हीकल्स नहीं होगा, बाकी सारे तो टूल्स दिखाई दे रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, मोटर व्हीकल्स नहीं दिखाई दे रहा। तो आप जरा इस तरीके से देखा करो कि क्या नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा भी नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, इस तरीके से सोचा करो, है ना।
तो आपको पता चलेगा यस यार हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है तो तीनों ही इसका आंसर होगा। ठीक है, और कहीं भी एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा गया है। क्वेश्चन नंबर 11। और देखो दोस्तों, आप ना माइंड मैप भी देखा करो, मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर माइंड मैप के अंदर जो वैल्यू एडिशन है ना वो दिखा नहीं पाता और बता नहीं पाता। रीजन क्या है, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। और यही देखो 112 क्वेश्चन को सोल्व करने में ठीक है 2 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी। सो मैं चाहता हूँ कि जो बातें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूं, बाकी आप माइंड मैप से वैल्यू एडिशन जरूर कर लेना दोस्तों। और मैं भी थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करा ही देता हूँ हैंड टू हैंड, है ना। और जहां मुझे लगता है कि हाँ मुझे माइंड मैप से वैल्यू एडिशन कराना चाहिए, मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, विथ रेफरेंस टू द रूल imposed by the RBI while treating foreign banks। ठीक है, तो कह रहे हैं भैया आरबीआई जो है रेगुलेटेड एजेंसी है ना कमर्शियल बैंक्स का, तो फॉरेन बैंक्स भी आ रही है इंडिया के अंदर, तो उनके लिए है ना क्या रूल्स हैं जो आरबीआई ने इम्पोज करें हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ऑन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। कह रहा है भैया जो भी फॉरेन बैंक्स आ रहे हैं और कोई सी भी उन्होंने बैंकिंग सब्सिडरीज को ऑन किया, खरीद लिया, तो उसके अंदर कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होता। सेकंड में बोल रहा है कोई भी ध्यान रखना देयर इज नो मिनिमम, मिनिमम की जरूरत नहीं है। सेकंड बोल रहा है द होली owned बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है होली owned बैंकिंग सब्सिडरीज, तो आपने कहीं पढ़ा है क्या कि होली owned बैंकिंग सब्सिडरी जो इंडिया के अंदर होती हैं, ठीक है, जो पूरी बैंकिंग सब्सिडरी इंडिया के अंदर है, ठीक है, फॉरेन बैंक से, ठीक है, तो उनके अंदर 50% जो है बोर्ड मेंबर्स इंडियंस होने चाहिए। आपने कहीं पढ़ा है क्या ये? नहीं ना, तो इसे कट मारो। और इसके भैया देखो यहाँ पर डेटा इस्तेमाल करा गया है, तो डेटा यूपीएससी हमेशा जो है गलत करने का ट्राई करती है। ठीक है, तो एटलीस्ट बोल दिया गया 50%, तो ये गलत होने के चांस ज्यादा है, तो इसे काटो। ठीक है, और इसे काटोगे तो आप आ जाओगे ए और डी पे। अब ये बोला कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी होली ऑन्ड बैंकिंग सब्सिडरी जो भी है इंडिया के अंदर, उनको कोई जरूरत नहीं है कि भैया कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट वो डाले। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ऐसे में ना अब ये सोचा करो कि भैया यहाँ पर फिर एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, क्यों? यहाँ पर बोला कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भाई आपको पता है इवन इंडियन बैंक को भी, ठीक है, जो इंडियन बैंक होती हैं उनको भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है भैया बैंक को ओपन करने के लिए। ठीक है, उनको भी पैसा जो है दिखाना पड़ता है ना, एक तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ता है, साइड में रखना पड़ता है पैसे को। ठीक है, तो इसे भी कट मारो और आपका आंसर आएगा डी, मतलब नाइदर वन नाइदर टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, कह रहा है कोलेट्रल विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। अब देखो कोलेट्रल बोरोइंग आ गया। अब आपको पता है कोलेट्रल बोरोइंग जो होती है वो मनी मार्केट के अंदर होती है। आप बैंक के अंदर जाते हो, अपनी प्रॉपर्टी के जो कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो दिखाते हो बैंक को, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, तो उसी को कहते हैं कोलेट्रल बोरोइंग, है ना। जो लेंडिंग ऑब्लिगेशन होती है ये किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो मनी मार्केट के हैं। बॉन्ड मार्केट में आपको पता है ऐसा कुछ नहीं होता, बॉन्ड मार्केट में आप बॉन्ड खरीद लेते हो, ठीक, उसका फिर पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। फॉरेक्स मार्केट के अंदर बताइए, आपके पास तो आईडी नहीं है, फॉरेक्स मार्केट में तो आरबीआई काम करती है। स्टॉक मार्केट में करते हो आप, लेकिन वहां पर भी कोई कोलेटरल का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, आप जाके वहां पर शेयर्स खरीदते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, हाँ यहाँ पर असर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि ट्राई करो कि इन दोनों में से अगर कोई गलत है ना तो उसे जल्दी से एलिमिनेट मारो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनने बोल रहा है इंटरेस्ट इनकम जो भी आती है, डिपॉजिट जो होते हैं जिसके अंदर डिपॉजिट करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर, इन्वेस्ट के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं इन्वेस्टर में, और ये एग्जेम्प्टेड होता है फ्रॉम टैक्स, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ठीक है, तेरा जो भी इंटरेस्ट इनकम आपको मिलती है ना, जो भी आप डिपॉजिट करते हो इन्वेस्ट के अंदर, फिर वो इन्वेस्टर को मिलता है जो इंटरेस्ट इनकम होती है, वो कह रहा है उस पर वो टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जेम्प्टेड है। और लेकिन जो उसका डिविडेंड जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, इसको थंब रूल बना लो। देखो भाई, कभी भी जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, वो कभी ऐसा चीज करेगी ही नहीं। क्यों? रीजन है क्या है भाई, उनको टैक्स चाहिए, उनको पैसा चाहिए, वो टैक्स एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे? ठीक है, उनको पैसा चाहिए भाई, पैसा मिलेगा तभी तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी।
तभी तो वो सब्सिडीज वगैरह दे पाएंगे, तभी तो वो वेलफेयर स्कीम्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो टैक्स को भैया एग्जेम्प्टेड क्यों करें? जब तुम उससे पैसा कमा रहे हो तो टैक्स भी तो पे करोगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो जाएगा। और देखो यहाँ पर बोल भी दिया है कि बट द डिविडेंड इज डिविडेंड टैक्सेबल है, बट डिविडेंड टैक्सेबल है लेकिन इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल नहीं है, ऐसा क्यों? अब सेकंड में दोस्तों, जब आपको पता चलिएगा फर्स्ट होंगे तो आपको सेकंड जो है अपना आप पता चल जाता है कि हाँ ये सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं कि बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा होता ही नहीं है, इसके अंदर बोथ आर करेक्ट वाला, बोथ आर ओ सॉरी बोथ आर रॉन्ग वाला होता ही नहीं है, बोथ आर करेक्ट वाला तो होता है, बोथ आर रॉन्ग वाला होता ही नहीं है। ठीक है, चलो तो स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज एज बोरोवर्ड अंडर सिक्योरिटाइजेशन and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002 2002 इसको सारफेसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सारफेसी एक्ट लाया गया था। ठीक है, अभी ये किस लिए लाया गया था ये आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सारफेसी एक्ट, है ना? अगर नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए ज्यादातर। ठीक है, तो बोला है कि भी सारफेसी एक्ट के अंदर इन्वेट्स को जो है ऐसा बोरोवर जो है रिकॉग्नाइज करा गया है इस एक्ट के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना कि इन्वेट्स जो है ऐसा बोरोवर जो है रिकॉग्नाइज करा गया है अंडर द इस दिस एक्ट सारफेसी एक्ट। ठीक है, इसे याद रखना है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट तो क्या है, इनकरेक्ट है, तो डी होगा इसका आंसर, और सेकंड इज करेक्ट। अब देखो दोस्तों, ये भी असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है और 2023 का है। कह रहा है इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। दैट मीन्स कि भैया वर्ल्ड के अंदर जो है जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं कंट्रीज की, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हैं। ठीक है, दैट इज आय को इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो। क्यों? भैया आय जितना ज़्यादा आप बढ़ा दोगे, दैट इज कि आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी आपने लोन लोगे। ठीक है, तो लोन जो है इससे महंगा होता जा रहा है, कॉस्टली होता जा रहा है लोन। ठीक है, तो आप लोन नहीं लोगे तो आप कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वगैरह ना हो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आने लगेगा। ठीक है, अब मनी को जो है मनी लिक्विडिटी को कम करना चाहते हो इकोनॉमी से। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है इसका मतलब। सेकंड कह रहा है सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाइवा मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। और ये आपको पता है कि आरबीआई भी इस काम को करती है। ठीक है, वो रेपो रेट को कम ज़्यादा करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है ताकि वो कंज्यूमर के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, दैट इज इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है मार्केट के अंदर, उसको काउंटर कर सकें, उसको कंट्रोल में ला सकें। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। लेकिन क्या सेकंड एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का? यस, सेकंड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि करा ही इसलिए गया था क्योंकि उनके पास ये पावर है कि वो कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल थ्रू या फिर वाइवा मॉनेटरी पॉलिसी मीन से। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट रेट को हाइक कर कर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। अब देखो दोस्तों, ये कीवर्ड जो है ना, आपको ना बहुत अच्छे से मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मैं आपको स्टरलाइजेशन समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मतलब तुम्हारा रुपया जो है ना डेप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है, खुद की करेंसी तुम्हारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है, और फॉरेन करेंसी दैट इज डॉलर वो एप्रिसिएट कर रही है। तो आप ऐसे में करते क्या हो, आप ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या, फॉरेक्स रिजर्व या फिर करेंसी, है ना, दैट इज डॉलर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप डॉलर इन्फ्यूज करना स्टार्ट कर दोगे मार्केट के अंदर, दैट इज डॉलर की सप्लाई बढ़ाना चाहोगे। ठीक है, डॉलर की सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा, डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि डॉलर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आ गया। तो डॉलर की डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा, डॉलर जो है डेप्रिसिएट करेगा। ठीक है, और रुपया रुपया जो है एप्रिसिएट करने लगेगा। क्यों करने लगेगा एप्रिसिएट? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रुपया को कहते हो भैया हमें दे दो वापसी, रुपया हमें दे दो और डॉलर ले लो। ठीक है,
तो आप रुपया की जो सप्लाई हो उसे कम करना चाहते हो और डॉलर की बढ़ाना चाहते हो, ठीक है? तो ऐसे में आप स्टेबलाइजेशन करते हो, ऐसे में आप क्या करते हो, आप जो आपकी जो करेंसी है जो डेप्रिसिएट कर रही है, उसको जो है रोकना चाहते हो, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है? ध्यान रखना। अभी इसको मैं डेप्थ में आपको मैं इकोनॉमी की सीरीज के अंदर पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स? कह रहा कैपिटल मार्केट के अंदर क्या-क्या इंक्लूड होता है? अब देखो दोस्तों, इसमें ना आपको ये बताना चाहिए मनी मार्केट में क्या इंक्लूड होता है और कैपिटल मार्केट में क्या होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है? मनी मार्केट में आपको पता है कि जो आप बोरोइंग करते हो वो लेस देन 1 ईयर होता है, ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, और ये मोर देन 1 ईयर के लिए होता है ना? ये तो पता ही होना चाहिए आपको, बेसिक है, ठीक है? और इनके टूल्स भी पता होना चाहिए आपको, कैपिटल के, मनी मार्केट के। तो भैया देखो, स्टॉक मार्केट आपको पता है ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है, हुँ? फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया कौन मनी मार्केट है? कोल मनी मार्केट है, तो ये बताओ कोल मनी है, ठीक है? दैट इज़ कि आप कॉल करके बोलते हो कि भैया हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? इतने घंटे में आप प्रोवाइड कर दोगे? दैट इज़ कोल मनी मार्केट, ठीक है? गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड्स बेचने वाली बात है, बॉन्ड्स को खरीदना बेचने की बात है, ठीक है? ट्रेज़री बिल आपको पता है कौन करती है भैया ट्रेज़री बिल इश्यू? आरबीआई करती है, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रेज़री बिल्स कहलाते हैं वो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर वही पता चल गया कि स्टॉक मार्केट तो है भैया, कोल मनी मार्केट है या नहीं? आप मुझे ये बताओ कि कोल मनी मार्केट और इससे रिलेटेड और क्या टूल्स आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है? और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में आपने क्या पढ़ा है? अब देखो दोस्तों, इसके ऑप्शन ज़रा देखोगे ना आप, तो यहाँ पर आपको 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर वाले मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको ना ये पता हो कि हाँ, ये तो नहीं होगा, फिर भी जो है ना आप इसके अंदर एलिमिनेट नहीं मार पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए, एग्ज़ैक्ट नहीं पता, तो आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको ये पता है कि भैया बॉन्ड मार्केट बेचने-खरीदने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये आएगा कैपिटल मार्केट में, ठीक है? और ये आपका ट्रेज़री बिल लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, ठीक है? तो ये आपका आएगा मनी मार्केट के अंदर, ठीक है? और स्टॉक मार्केट भी आपका क्या सॉरी, स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट में आएगा, और ट्रेज़री बिल आपको पता है कि लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, 90 डेज़ वाले होते हैं, आपको पता है ना? तो ये तो इसका असर होगा नहीं 3 वाला, है ना? और कोल मनी मार्केट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये तो कुछ घंटे के लिए बात होती है कि फ़ोन पे बात करते हैं, हम कहते हैं भैया आपको हमें पैसे की ज़रूरत है, अभी चाहिए, ठीक है? हम आपको वापसी कर देंगे, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1 एंड 4, दैट मीन्स गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट आपको पता है ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए भी होता है, 3 इयर्स के लिए भी होता है ना? लेकिन ट्रेज़री बिल आपको पता है लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, और कोल मनी मार्केट तो आपको पता है ये कुछ घंटे के लिए होता है या फिर 90 दिन के लिए भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली बी, दैट इज़ 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखो दोस्तों, ये ज़्यादा ना न्यूज़ में था स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है? और सेंट्रल बैंक करेंसी जो डिजिटल करेंसी थी, ये मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन 2025 का भी करा चुका हूँ इससे पहले भी। तो अब तो इसे आप इज़िली कर सकते हो, 2023 से ही वो क्वेश्चन बना था, मतलब ये होती है पावर ऑफ पीवाईक्यू। क्या सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, उसके फॉलोइंग यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब बताओ करेक्ट है या नहीं? तो ये बोला है इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। अब बात बिल्कुल ठीक है भाई। हमने तो रुपये के साथ इसको मिलाया है ना, रुपये जो हमारी करेंसी है, पेपर नोट्स है, उसके साथ मिलाया है इसको, ठीक है, जॉइंट किया है। डॉलर का थोड़ी ना करा है। तो यस सही है, विथआउट बोला है, यस। कह रहा डिजिटल करेंसी कैन बी, देखो कैन का यूज़ करा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज़ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। कह रहा डिजिटल करेंसी है, ठीक है? तो आप इसको टाइम फ्रेम में डाल सकते हो कि इतने टाइम में जो है ये आपका ट्रांज़ैक्शन हो जाएगा अगर मेरा काम हो जाए तो, ठीक है? तो ये कर सकते हो, डिजिटल करेंसी है, सब प्रोग्राम कर सकते हो आप, ठीक है? कि आपका ट्रांज़ैक्शन इतने घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या अगले दिन हो जाएगा। आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहाँ पर पूछा गया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा। तो फाइनेंस के टर्म के अंदर पूछा गया है कि फाइनेंशियल टर्म के हिसाब से देखना भैया इसका आंसर। तो बीटा का मतलब क्या है? तो जो ये ध्यान रखना, जो स्टॉक मार्केट के अंदर गेम खेलते हैं ना, उनको पता होना चाहिए था ये। और कुछ नहीं, बीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है? तो जहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है इसका आंसर वही होगा। तो ये बोला न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है? न्यूमेरिक वैल्यू है दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। ध्यान रखना,
ये क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो मेजर करती है फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का इंस्ट्रूमेंट था बीटा, एज अ न्यूमेरिक वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं मतलब स्टॉक मार्केट वाले। ठीक है, तो यहाँ पर बोला भी गया था फाइनेंस के टर्म में देखना है आपको, तो फाइनेंस के टर्म में आपको देखना चाहिए था ये, है ना। बाकी बीटा गामा ये आपको पता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही इस्तेमाल करा जाता है, मैथ्स में भी इसको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह ही इस्तेमाल करा जाता है। तो थोड़ा वहां से मतलब इसे कनेक्ट कर सकते थे, वरना ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 18 को तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट पूछा गया है, और ये क्वेश्चन इजी है, क्यों बोलता हूं मैं, एलिमिनेशन आराम से इजी लग जाता है इसके अंदर। कह रहा है इंडिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई, आपको पता है भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम जो है रेगुलेट करने का हुआ है मनी मनी सप्लाई को। मॉनेटरी पॉलिसी इनके हाथ में है, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने का काम इनका हाथ में है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को नहीं। इसके काम के लिए तो हमने सेबी बना रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही रॉन्ग होता है ना। आपका आंसर आया था 2 और 3। अब आपको ये भी जान लेना है कि भैया ब्रिकवर रेटिंग जो है एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये भी ध्यान रखना, आईसीआरए जैसे कि कोई है आपका क्या कहते हैं रेटिंग एजेंसी, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 20। अब एक बात और दोस्तों, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का ना इसका नाम चेंज हो गया है। आप इसको मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका नाम अब क्या हो गया है ना। तो इसका बोला है कि भैया काम क्या होता है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का। फर्स्ट ऑप्शन बोला है जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है वो इसका चेयरमैन होता है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का। सेकंड ने बोला है कि भैया बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है रिकमेंड करती है सिलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, तो बैंक्स का जो बोर्ड ब्यूरो है वो कौन है, यही है ना। तो सिलेक्शन करने का मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक का हेड कौन होगा, ये तो कर सकती है, ये रिकमेंड कर सकती है। तो सेकंड लग रहा है कि हाँ। थर्ड वाला दिख रहा है कि भैया यस बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प भी कर सकती है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। ठीक है, हेल्प करने की बात हो रही है, ये नहीं कह रहा ये करती है, हेल्प करने की बात हो रही है, हेल्प तो कर ही सकती है। और फर्स्ट वाला देखो दोस्तों, आप यहीं पे कट मार सकते हो। यहाँ बोल रहा है कि गवर्नर जो आरबीआई होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है, ठीक है, वो इसका चेयरमैन होता है। गलत भाई, कहीं नहीं होता चेयरमैन इसका। ठीक है, आरबीआई गवर्नर को हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दें। ठीक है, जो उनका मेन काम है वो उसी पे ध्यान दें। तो आप इसे एलिमेंट मार लोगे ना फर्स्ट वाले को, वैसे भी आपका आंसर बी आ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहाँ पर बोला है विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, तो इस हिसाब से ही आपको इसका आंसर भी मैच करना है, निकालना है, और करेक्ट पूछा है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखो। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है यहाँ पर कि एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कह रहा है भैया आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, कि आप बॉन्ड टू इक्विटी कर सकते हो, इक्विटी टू बॉन्ड कर सकते हो, तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि मतलब आप बॉन्ड टू इक्विटी कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिलता है इस कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर, इसलिए ये जो है आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यस करेंगे यार, आपको ऑप्शन मिल रहा है ना कन्वर्ट करने का, इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। सही है। सेकंड बोल रहा है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। अच्छा, राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस क्या होता है, अरे इन्फ्लेशन होता है। तो अच्छा इन्फ्लेशन होता है, तो कह रहा है भैया आपके पास ऑप्शन है कि आप बॉन्ड से इक्विटी कर सकते हो। तो आप इससे क्या करोगे, क्या आपके पास एक पावर आ जाती है, डिग्री आ जाती है कि आप इन्फ्लेशन से बच सकते हो। ठीक है, इसको आप इंडेक्स कर सकते हो। तो यस, आप इक्विटी होल्डर बन जाओगे बॉन्ड से, तो आप इन्फ्लेशन को इंडेक्सेशन कर सकते हो। यस कर सकते हो, यस इसका आंसर आएगा सी, दैट इज बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, we can have with reference to Indian economy consider the following statements। और यहाँ भी करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, ठीक कह रहा है भैया इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या करेगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है उनको बाय करना स्टार्ट कर देगी।
अब देखो दोस्तों, इन्फ्लेशन इज टू हाई, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा है, आप क्या करना चाहते हो, मनी सप्लाई को कम करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करोगे। आप इसके अंदर क्या करते क्या हो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए क्या करते क्या हो, रेपो रेट बढ़ाते हो, ठीक है। एमबीसी सजेशन देती है ना कि रेपो रेट को बढ़ाया जाए, प्राइम रेट को बढ़ाया जाए, ऐसे में, ठीक है। तो आप लोन महंगा करना चाहते हो, ठीक है, और साथ में एक और काम करोगे आप, कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपके पास एक टूल और है कि आप जो बॉन्ड्स है उसको बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। आप बाय कब करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, ठीक है, या सेल कब करते हो। आप देखो दोस्तों, आप जो है ना बाय नहीं करोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, आप सेल करोगे। क्यों सेल इसलिए करोगे, क्योंकि आपको मार्केट से पैसा उठाना है, निकालना है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, ठीक है, उस पैसे को अपने पास लाके इकट्ठा कर लेना है। तो आप बॉन्ड को सेल करोगे, ठीक है। बॉन्ड जब सेल करोगे कहोगे ये देखो, ये मेरे पास कागज है, इसको ना 2 साल के लिए, 1 साल के लिए अपने पास रखो, ठीक है, इसे खरीद लो मेरे से, मैं आपको इसके ऊपर ये प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा ही दूंगा, ठीक है, कूपन रेट भी दूंगा, दैट इज इंटरेस्ट रेट भी दूंगा, ठीक है। तो आप इससे तो बॉन्ड खरीदते भी हो कि आपको फायदा मिलता है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, कूपन रेट का फायदा मिलता है, ठीक है। तो आप बाय नहीं करोगे, आप सेल करोगे। बाय तो आप तब करोगे जब आपको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करना है। दैट मीन्स कि आप चाहते हो तुम्हारी इकोनॉमी बूस्ट करे, ठीक है, मार्केट के अंदर पैसा आए, तो आप बॉन्ड को क्या करोगे, बाय करना स्टार्ट कर दोगे। इससे क्या करोगे, आप बॉन्ड बाय करोगे, आप पैसा जो है मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो, आप डाल रहे हो, ठीक है, मतलब इन्फ्यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया ना आपको। सेकंड बोल रहा है, इफ द रूपी रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था क्वेश्चन के अंदर कि आपका रुपया डेप्रिसिएट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप रुपये की डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करोगे, रुपये की डिमांड बढ़ाने के लिए रुपये का जो मनी सप्लाई है उसे कम कर दो और डॉलर का बढ़ा दो मनी सप्लाई। तो आरबीआई जो है सेल करना स्टार्ट कर देगी डॉलर्स मार्केट के अंदर, तो डॉलर का जो है सप्लाई बढ़ जाएगा, रुपया घट जाएगा कंपैरिजन में। तो इससे जो है क्या होगा, आपका जो रुपया डेप्रिसिएट करने लगा है, ज्यादा डेप्रिसिएट करने लगा है, वो कम हो जाएगा। तो सेकंड तो सही है और फर्स्ट तो रॉन्ग है ना। जब वैसे भी आप फर्स्ट आप जैसे रॉन्ग निकाल लेते हो ना, आपका आंसर तो वैसे आ जाता है। आप इतना भी दिमाग मत लगाओ और आंसर निकालो और ओएमआर के अंदर भरो और 2 नंबर पाओ, ठीक है, और आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी हमें तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है भाई एग्जाम के लिए, और ऐसे ऑप्शन तो अब आने भी बंद हो गए हैं, 1 पे 2 पे वाले आ गए हैं, तो हमें तो तीनों को तीनों सॉल्व करने हैं। थर्ड कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। कह रहा है यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है कम कर रहे हैं, दैट इज आय घटा रहे हैं अपना, ठीक है। इससे क्या होगा, लोन बढ़ेगा, मतलब लोन अब ज्यादा लोग लेना स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, डॉलर जो है मार्केट के अंदर ज्यादा आएगा। डॉलर मार्केट के अंदर ज्यादा आएगा तो डॉलर की वैल्यू घटेगी, डॉलर की वैल्यू घटेगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, डॉलर की वैल्यू घट गई, तो आरबीआई चाहेगा ना भाई ऐसे में फायदा उठाओ, डॉलर को बाय कर लो, सस्ता हो गया डॉलर तो इसको बाय कर लो, यस चाहेगी आरबीआई, ठीक है। तो थर्ड इज करेक्ट। 23, अब देखो 23 वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन 24 के अंदर सोल्व करवाया था, ठीक है। ये 23 वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको 25 का क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करता है। कैसे, क्या विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, ठीक है। तो कह रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड हैं, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन से बचाते हैं आपको ऐसे बॉन्ड्स, ठीक है, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो जितना भी इन्फ्लेशन होगा उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको। तो कह रहा है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। सेकंड बोल रहा है, आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। थर्ड बोल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। 2025 के अंदर स्टेटमेंट यही था कि आप जो भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया कि टैक्सेबल नहीं होता, इनविट्स वाला, है ना। भाई ऐसा नहीं है,
टैक्स गवर्नमेंट लेना चाहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं एग्जाम कर देगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव जो भी होगा कैपिटल गेन के ऊपर ऑन आईबीज वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है टैक्सेबल नहीं होगा। थर्ड काटो, थर्ड काटोगे आंसर आपके पास आ गया 1 and 2 इज करेक्ट। दैट मीन्स गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है कूपन रेट को, ठीक है, बाय वे ऑफ बोरिंग ऑन इट्स, है ना, बाय वे ऑफ आईबीज, ठीक है। कूपन रेट कम देगी आपको क्योंकि आपको इन्फ्लेशन से बचा रही है। और क्या करिए, आईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। भाई नाम ही इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन से बचाने के काम करती है। तो 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर बोला है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फॉर प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कह रहा है कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है कि भैया कंट्रोल कर पाओगे आप इन्फ्लेशन को, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल इनके पास ही है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के पास होती है ना। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। अब देखो दोस्तों, ये इसका आंसर तो आपको ऑप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। कह रहा है रिपेमेंट कर दो पब्लिक डेट्स का, कह रहा है बोरिंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, कह रहा है बोरिंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, कह रहा है क्रिएशन कर दो न्यू मनी का टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। कह रहा है तो आपके पास बजट डेफिसिट है, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से, और उसको मतलब बजट डेफिसिट को जो है कम करने के लिए, है ना, फाइनेंस करने के लिए आपने और पैसा छाप दिया, ये ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। क्यों होगा भाई? आपको पैसा छापने के लिए प्रिंटिंग कॉस्ट लगी, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं लगा, ठीक है, आपने कुछ भी आउटपुट गेन नहीं करा, आपने कुछ भी जो है कैपिटल नहीं बनाया, ठीक है, कुछ भी आपने डेवलपमेंट नहीं किया और पैसा डाल दिया मनी के अंदर। दैट मीन्स कि आपने मनी क्रिएट करा और मार्केट के अंदर इंड्यूस कर दिया। दैट मीन्स कि मनी सप्लाई बढ़ा दी आपने, मनी सप्लाई बढ़ा दी, दैट इज इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये सुनो, वो भी ज्यादा बढ़ेगी इससे। क्यों भाई? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको बस नोट छापने पड़ गए, आपने कुछ भी आउटपुट गेन नहीं करा, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा मार्केट के अंदर, ठीक है। और दैट मीन्स कि भैया पहले जितने लोग थे उनके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी था, अब उतने ही लोगों को, ठीक है, अब वाई अमाउंट मनी मिलेगा, वो भी बढ़कर। क्यों? आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है, नोट को छाप कर। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर बोला है करेक्ट बताओ, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं कि हाँ आप एलिमिनेट मार सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि retail investors through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market. सेकंड बोला है negotiated dealing system order matching is a government securities, क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कह रहा है NDSOM जो भी मशीन है, ठीक है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग जो है इनके पास, ठीक है, इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है किसका? आरबीआई का। थर्ड बोल रहा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कह रहा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो है ये ज्वाइंटली प्रमोट करते हैं, कौन प्रमोट? ध्यान रखना ना, प्रमोट लिखा हुआ है, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और सेकंड वाले में बोलना है कि जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है किसका? आरबीआई का। अब जरा सोचो दोस्तों कि इसके अंदर दोनों में से जो है कौन सा गलत होने का ज्यादा चांसेस हैं, कौन से वाले स्टेटमेंट के आपके गलत होने के चांसेस हैं? आप बताओ कि भैया यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है, दोनों मिलकर किसको कर रही है? सेंट्रल डिपॉजिटरी जो भी है सर्विस लिमिटेड है इसको प्रमोट कर रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का है कैपिटल मार्केट में काम होता है, आरबीआई का मनी मार्केट में काम होता है, तो दोनों क्यों करेंगे इस काम को? कट मारो भैया थर्ड वाले को। आपको पता चल गया कि वन तो करेक्ट है भैया, कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स के अंदर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट बॉन्ड्स के अंदर प्राइमरी मार्केट के अंदर। और डीमेट अकाउंट आप ओपन भी करते हो जो स्टॉक वाले खेलते हैं ना, स्टॉक वाला गेम खेलते हैं जो, ठीक है। तो वन तो करेक्ट है, दैट मीन्स कि सेकंड करेक्ट होने के चांस ज्यादा हैं। और ये भी ध्यान रखना ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसे याद कर लो, ठीक है। तो 1 and 2 इसका आंसर होगा। बाकी इसका मैं माइंड मैप में भी दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 26,
तो 1 and 2 है इसका आंसर। और ये आपको वैल्यू एडिशन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है करेक्ट बता दो। करेक्ट कौन सा? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये तो बहुत ईजी है यार, है ना। आपको पता है कि गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो कट बोल रहा हूँ राइट टिक मारो। सेकंड बोल रहा है सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आप एक बता दो कौन सा आर्टिकल है ऐसा जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि आप डायरेक्शन दो आरबीआई को। बताओ कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो भैया ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ही नहीं, कट मारो इसको। सेकंड कट मारते हो ना तो आपके पास आंसर आया था अपना आप ही 1 and 3। कह रहा गवर्नर ऑफ द आरबीआई जो है ड्रॉ करता है अपनी पावर को फ्रॉम आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। सबको बताया ये बात, तो थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। तो भैया करेक्ट बताना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर लेकर आपको इसमें से करेक्ट बताना है। तेरा दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। ध्यान रखना कोऑपरेटिव बैंक्स ही हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आप पढ़ते हो ना कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, ये वाले बैंक्स हैं। अभी अर्बन है तो अर्बन है, रूरल होगा तो रूरल होगा, ठीक है। यहाँ पर अर्बन की बात करी गई है तो थोड़ा बड़े लेवल पे, ठीक है। क्या दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, क्या दे वर ब्राउट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। ध्यान रखना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, तो ये ध्यान रखना ये 1949 में आया था, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, पीवाईक्यू आ रखा है इसके ऊपर भी, ठीक है। और फिर हमने क्या कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से बहुत सारे बैंक नेशनलाइज भी करे थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कमर्शियल बैंक ही बने थे, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो क्या बोल रहा है इसके अंदर कि जो है ना कोऑपरेटिव बैंक्स को किसके प्रीव्यू के अंदर डाल दिया गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को किसके प्रीव्यू में डाल दिया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू डाल दिया गया है। और ये मतलब अंडर तो डाल दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। और कौन सा अमेंडमेंट में अमेंडमेंट से क्या गया है, जो 1966 के अमेंडमेंट में आया था, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। एक बात बताओ कौन सी लोकल बोर्ड्स, नाम बताया क्या? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी रेगुलेट और सुपरवाइज भी करेगी। कौन लोकल बोर्ड्स करेगी इनको? अरे फिर बाकी सारे क्या कर रहेंगे, रेगुलेटरी एजेंसी बना रखी है हमने, अगर यही काम करेंगे तो फर्स्ट तो कट मारो। और जैसे आप फर्स्ट कट मारते हो ना आपके पास आंसर तो अपना आप आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल भी दिया गया है कि अमेंडमेंट आया है 1966 में, जिससे ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आ गया है। और जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आ गया है तो इसमें भैया स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकल बोर्ड्स क्या करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना ये इक्विटी शेयर्स को भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 and 3। बाकी 28 का एक बार माइंड में भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हम और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना टोटल यूसीबीज आपको इंडिया के अंदर 1500 मिल जाएंगे, ठीक है। और मल्टी स्टेट यूसीबी मिलेंगे आपको, ठीक है। और पेड कैपिटल ध्यान रखना 1 करोड़ से ऊपर होता है इनका, ठीक है। आरबीआई प्रूडेंशियल लोन निकालती है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रेसिडेंट होता है इसके अंदर, डुअल कंट्रोल इश्यूज होते हैं रिसेंट, यस डुअल कंट्रोल इश्यूज है इसके अंदर, वो आपको मैं अभी आगे बढ़ा दूंगा, क्वेश्चन और भी आ रखा है इसके ऊपर, ठीक है। इवन मैं आपको ये स्टेटिक में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं इकोनॉमिक सीरीज लेकर आऊंगा उसके अंदर पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। हाँ हाँ चलो। और महाराष्ट्र का जो अर्बन कोऑपरेटिव्स का क्राइसिस है जरा इसको याद रखना अपने मेंस के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं सेंट्रल बैंक के किस फंक्शन को, जल्दी बताओ इनमें से। कह रहा है भैया सेंटर जो है जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना भैया, आप लास्ट ऑप्शन, ठीक है, लास्ट ऑप्शन है आरबीआई। यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर पा रही आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक बचाने आ रही है किसी को भी, अब किसको बचाने आएगी? क्या लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोर्ड, इसको बताओ, इसको आरबीआई का लोन देती है? देती नहीं है,
फर्स्ट तो ऐसे मत कट मारो। कह रहा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस। अब lending to governments to finance budgetary deficits। अब देखो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के अंदर भैया बजटरी डेफिसिट के पर मैं बताऊं आपको एक बात और कि गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बजटरी डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए। ये बोरो आरबीआई से भी ले सकते हैं, ये बोरो जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, यस और नो। ठीक है, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट थे आरबीआई बचता ही नहीं इनके पास, तो ये तो कट मार दो। और यस ये ध्यान रखना जो टेम्परेरी क्राइसिस के अंदर होते हैं बैंक्स, ठीक है, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है आरबीआई, इसलिए इनको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं, क्योंकि कहीं से भी इंतजाम नहीं कर पा रहे पैसे का, आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई हेल्प करेगा इनकी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली टू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ध्यान रखना कीवर्ड के ऊपर अंडरलाइन मारो। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मतलब ये डिमांड करने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कह रहा कैन बी कोज्ड या इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पर आप एलिमिनेशन मार सकते हो, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। तो डिमांड बताओ कैसे बढ़ सकती है, डिमांड किसी चीज की बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अरे वाह, एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हो आप। मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे चीजों की, यार इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो वन तो करेक्ट है, वन करेक्ट है, तो बी वाले को कट मारो ना। ठीक है, अब देखो कह रहा राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अरे राइजिंग इंटरेस्ट रेट मतलब लोन महंगा करने की बात कर रहे हो आप, लोन महंगा कर रहे हो, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, लोगों का पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये तो नहीं होगा। फिफ्थ कट मारो, फिफ्थ कट मारोगे तो आंसर तो आपके पास आ गया 1 to 4। ठीक है, दैट मीन्स फिस्कल स्टिमुलस भी एक ही चीज का ये भी होता है कि पैकेज देते हैं गवर्नमेंट जो है, फिस्कल स्टिमुलस में करते क्या है, पॉजिटिव एक्शन लेती है, एक्सपेंसिव पॉलिसी करती है ना। फोर्थ में क्या है, हायर परचेसिंग पावर। अरे यस, जितनी ज्यादा आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी उतना डिमांड। कह रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। अरे भैया ये तो बोल रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस कर दो, उससे आपका जो है डिमांड फुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। नहीं भैया ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1 to 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बोल रहा है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कह रहा है भैया जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो यील्ड्स आती है, ठीक है, यील्ड्स इंटरेस्ट रेट जो भी है ना, बताओ किससे वो इन्फ्लुएंस होंगी इनमें से। कह रहा है इन्फ्लेशन है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे, ये इससे इन्फ्लुएंस होंगी। कह रहा है एक्शन ऑफ द आरबीआई से, कह रहा है एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व से। ये ध्यान रखना वर्ड का इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस हो सकता है भाई, कोई भी किसी से इन्फ्लुएंस हो सकता है। आप मेरे से हो सकते हो, आपसे मैं हो सकता है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस तो कोई भी किसी से हो सकता है। यस इन्फ्लेशन तो होते होते हैं भैया, इन्फ्लेशन से तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट रिलेशन है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से होता है बिल्कुल। हाँ तो थर्ड तो यहाँ पर करेक्ट है। और एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल बात सही है भैया, रेपो रेट से मतलब है उनका, बिल्कुल मतलब है। तो 1 या 2 तो वो सॉरी 3 और 2 तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ करेक्ट है, तो ये वाले दो कट मारो। और एक बात बताओ, जहाँ 3 और 2 है ऐसे में यहाँ पर आप 1 और 2 को भी तो कट मार सकते हो, आंसर आपके पास आ गया कि हाँ तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, जो फेडरल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है भैया, उनका आरबीआई है, उससे भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक, उससे भी हमारे पता चलता है, क्योंकि डॉलर यहाँ से एप्रिसिएट करेगा, डेप्रिसिएट करेगा, और डॉलर से हमारा जो है पूरी इकोनॉमी जो है बंधी पड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब एफडीआई के अंदर इंक्लूड होता है, ये पूछा है। तो भाई यहाँ पर बोला है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एफडीआई के अंदर आएगा। यहाँ पर फिर बोल रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दैट इज एफआईआई विथ सर्टेन कंडीशंस। ये ध्यान रखना, सर्टेन कंडीशन यहाँ पर बोल दिया गया है, ये एफडीआई के अंदर आएगा या नहीं आएगा। फिर थर्ड में बोल रहा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स दैट इज, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो जीडीआर। ठीक है, फोर्थ में बोल रहा है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। अब एक बात बताओ मुझे दोस्तों जरा, फोर्थ वाला कौन एलिमिनेट नहीं भर पाएगा, बता दो मुझे। क्यों, बहुत इजी है भाई, कैसे भाई, यहाँ पर बोल दिया गया है नॉन रेजिडेंट का एक्सटर्नल डिपॉजिट है, तो ये तो बैंक डिपॉजिट की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या आप, किसी का शेयर्स खरीद रहे हो क्या है, नहीं ना। तो फोर तो काट दो, एलिमिनेट मार दो, और आपको ये बच गया कि हाँ 3 तो करेक्ट है, 3 तो दोनों में ही है।
तो यस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, इसके इसके थ्रू आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसको एफडीआई माना जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को परचेज करा, दैट इज आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। सेकंड में दोस्तों, आपको पता है कि हाँ, एफआईआई जो है आपका एफडीआई में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे बोल दिया सर्टेन कंडीशन, और ये सर्टेन कंडीशन में आपको इतना पता होना चाहिए कि आप ग्रेटर देन 10% कर देते हो ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या फिर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो ग्रेटर देन 10%, तो वो एफडीआई में आता है। यस। और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी कन्वर्ट कर सकते हो ना आप, इसे पढ़ा है ना आपने, अभी पढ़ाया तो मैंने आपको कि बॉन्ड टू इक्विटी कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 33, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ सेकंड वीडियो के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी की। बाकी जब कंबाइन कर दूंगा वीडियो को तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, है ना, मतलब फर्स्ट टॉपिक के अंदर करा चुका हूँ। यहाँ पर बोला है दैट इज में पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक के अंदर करा चुका हूँ। यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो आपको पता है कि भैया फूड की वेटेज ज़्यादा होती है सीपीआई के अंदर ना, एज कम्पेरिजन टू डब्ल्यूपीआई, है ना। तो ये तो सही था, कह रहा डब्ल्यूपीआई कैप्चर नहीं करता चेंज इन प्राइस, ये बात सही है। ओ सॉरी, सर्विसेज, ये बात सही है। ठीक है, यही तो खामी है डब्ल्यूपीआई की, और सीपीआई करता है। और उसने बोला है कि अडॉप्ट कर लिया है क्या है रिजर्व बैंक के द्वारा डब्ल्यूपीआई को एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर सीपीआई आएगा। ठीक है, डब्ल्यूपीआई नहीं, थर्ड गलत है, तो इसका आंसर आएगा 1 और 2। ये मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ भी करेक्ट बताना है आपको। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ बोला है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी, दैट इज की बोरोइंग क्रेडिट की बात हो रही है टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, वो किसको देना है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, वो डिलीवर करती हैं मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबीस, रूरल बैंक से। अब एक बात, अब कमर्शियल बैंक से ज्यादा कौन लोन दे सकता है इंडिया के अंदर? ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो भी आरआरबी से भी ज्यादा, फिर ठीक है, रीजनल रूरल बैंक से भी ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट बैंक दे सकते हैं, वो भी कोऑपरेटिव वाले नहीं दे सकते भाई, इनकी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। कमर्शियल बैंक ज्यादा देता है, फिर आरबी देता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, कट मारो। और अब आ जाओ कि सेकंड गलत सही है अर्निंग। कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वन, एक काम बता रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? डी डबल सी बी इसका, टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को। और ये बात बिल्कुल सही है कि भैया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को ये क्या करते हैं? फंड जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया। अब 35 पर आते हैं। नंबर 35, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया? दैट इज कि भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर रहा है इंडिया के अंदर, और आपको नाम समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट को कवर कर ले। ठीक है, ऐसा रेशियो है किसी भी फर्म का, तो इंटरेस्ट को कवर कर ले, दैट मीन्स कि वो लोन ले रहा है। ठीक है, और वो लोन भी, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उसका इंटरेस्ट रेट भी जो है चुका पाए। ठीक है, तो उस रेशियो की बात कर रहा है। तो इसमें बोला है स्टेटमेंट 1 के अंदर कि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। अच्छा, भैया प्रेजेंट रिस्क को ये एवेल्यूएट कर पा रहे हैं बैंक वाले कि भैया हम इनको लोन देने जा रहे हैं इस फर्म को, तो ये वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये इनको हेल्प करने में, मतलब हेल्प कर पाता है ये वाला जो रेशियो है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हेल्प कर पाता है ऐसे में बैंक की। हाँ, बिल्कुल करेगा, हेल्प करेगा कि हाँ भाई, अगर तुम इंटरेस्ट भी वापस कर पा रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर पा रहे हो, तो प्रेजेंट रिस्क समझ में आ जाएगी। सेकंड ने बोला है ये हेल्प कर रहा है एवेल्यूटिंग इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन। ठीक है, कह रहा हाँ, इमर्जिंग रिस्क भी कर पाएगी, यस, प्रेजेंट रिस्क कर पा रही है तो इमर्जिंग रिस्क भी कर पाएगी, तो सेकंड भी सही लग रहा है। थर्ड वाले में बोल रहा है, कह रहा हायर बोरोइंग firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to service its debt। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर उल्टा बोल दिया, कह रहा जितना ज्यादा हायर लेवल होगा ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, ठीक, मतलब उतना ही ज्यादा बेकार, मतलब वर्स होगा इनकी एबिलिटी फर्म की कि वो डेट को वापसी कर पाए। ये गलत है भैया, आपका ना बहुत अच्छा लेवल है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आप आराम से वापस कर पा रहे हो, इंटरेस्ट को भी वापस कर पा रहे हो, तो फर्स्ट क्यों होगा? ये तो बेटर ऑफ होना चाहिए ना। ठीक है, कट मारो थर्ड वाला, कट मारो, आंसर आ गया आपका ए, 1 और 2।
क्वेश्चन नंबर 36 विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर करेक्ट पूछा है। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, और सेकंड में बोल रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द आरबीआई टू अ कॉर्पोरेशन। अच्छा, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, यही बात मैंने आपको पहले समझाई दी कि कॉल मनी तो आप फोन पे बात कर लेते हो ना कि भैया इंटरबैंक ट्रांजैक्शन करना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, है ना। तो ये तो थर्ड तो सही है, ठीक है, थर्ड तो सही है, ठीक है, तो थर्ड सही है, तो जहां पर थर्ड नहीं है उसे कट मार दो, ठीक है। अभी आपको 1 एंड 2 नहीं पता, थर्ड तो पता चल गया आपको, ठीक है। अब डी फोर्थ पे आ जाओ, कह रहा जीरो कूपन बॉन्ड्स, नाम पर से पता चल रहा है जीरो कूपन बॉन्ड सही है, आर द इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशंस। अब देखो दोस्तों, नाम से पता चल रहा है जीरो कूपन बॉन्ड सही है, ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया कि इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता ही है, अरे गलत, ये जीरो कूपन बॉन्ड है। दैट मीन्स कि इसके हम फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू के ऊपर इसको परचेस करते हैं। जैसे कि कोई कूपन कूपन बॉन्ड है 100 रुपीज का, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ देखो भैया ये ना ये 100 रुपीज का मैं बॉन्ड है, लेकिन 1 साल के बाद ना ये आपको 100 रुपीज का ही मिलेगा, मतलब मार्केट से मैं आप इसे 100 रुपीज उठा सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको 90 रुपए का दे रहा हूँ, मतलब आपको प्रॉफिट जो है इसके ऊपर कितने का हो जाएगा, 10 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, इसको आपको डिस्काउंट वैल्यू पे आपको ही मिलता है, तो फोर्थ तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ रॉन्ग मारते तो आपको आंसर आ जाता है कि 1 तो करेक्ट है, कमर्शियल पेपर जो है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, ध्यान रखना, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ना लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म में होता है, इसको आरबीआई इशू नहीं करती है, इसको कमर्शियल बैंक इशू करती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड में गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि देखो नॉन फाइनेंशियल बोल रहा है, ठीक है, मतलब ये फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं आती, वो वाले डेट बताने हैं। डेट मीन्स कि डेट तो सब में आ रहा है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। तो हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, ये होगा, बिल्कुल होगा, फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी ना आता है हाउसिंग लोन्स। अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, अब क्रेडिट कार्ड्स भी कोई फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी ना आता है, ये भी होगा। ट्रेजरी बिल, ये भी भाई बिल्कुल, इसे तो गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल्स को, ठीक है, ये भी नहीं आता फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अब देखो दोस्तों यहाँ पर बोला है इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, ध्यान रखना यहाँ पर बोला है नहीं करेगी आरबीआई। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि भैया यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करना है, तो हम क्या नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, हम करें नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्शनरी नेचर में है, ठीक है, वो हम काम नहीं करेंगे। एक्सपेंशनरी वाला तो करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सपेंशनरी वाला पूछा होता कि हाँ बताओ क्या करेंगे इसके लिए कि भैया हम मनी सप्लाई को बढ़ाएं तो उसके लिए क्या करें, तो एक्सपेंशनरी वाला तो हम करेंगे, तो उसको टिक मारते, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं करेंगे, तो हम टिक किसको मारेंगे, जो हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, जो नहीं करने वाले हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर बोला कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। अब आपको पता है भैया रेपो रेट आपका प्राइम रेट होता है, इसी से सारी पॉलिसी डिसाइड होती है आपकी। तो भैया आप यहाँ पर अगर रेपो रेट को कम करने की बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोन सस्ते करने की बात कर रहे हो, लोन सस्ते करने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप मनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हो, ठीक है। आप बताओ क्या नहीं करोगे, यहाँ तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ना एक्सपेंसिव वाले के अंदर, तो ये तो आप करोगे, यहाँ पर बोला नहीं करोगे, ठीक है, ये तो आप काम करोगे, थर्ड वाले को तो करोगे, ठीक है, लेकिन आपको आंसर देना नहीं करोगे वाला, ठीक है, इसका नेगेटिव में आंसर देना है, तो थर्ड वाले को कट मार दो, क्योंकि ये आप काम करोगे और यहाँ पर पूछा गया है नहीं करोगे, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। अब सेकंड वाले में बोला है इंक्रीज एमएसएफ, और फर्स्ट वाले में बोला है कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो आप एसएलआर को घटाने की बात कर रहे हो, यहाँ पर भी एसएलआर को घटाने की बात कर रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर लोन सस्ते करने की बात कर रहे हो आप, तो ये तो आप करोगे ना, और आंसर आपको क्या देना है, नहीं करोगे, ध्यान रखना नहीं करोगे, तो फर्स्ट वाला भी काट दो, आंसर आ गया 2, ठीक है, आंसर आ गया 2, ठीक है, आंसर आ गया कि भैया आप क्या नहीं करोगे, इंक्रीज एमएसएफ फैसिलिटीज रेट, ठीक है,
मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को आप इंक्रीज नहीं करोगे, इसके डिक्रीज करोगे, ठीक है, इंक्रीज नहीं करोगे। तो क्वेश्चन नंबर है 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 का मैं आपको इसका एक बार दिखा भी देता हूँ कि भैया एक्सपेंसरी जो एक्सेस होते हैं या टूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो रिड्यूस कर दो पॉलिसी रेट्स को ना, और रिड्यूस कर दो CRR को, SLR को, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्सपेंसरी टूल्स। एक्सेस में क्या होगा, जब SLR घटाओगे तो इंक्रीज होगा लेंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। जब इंक्रीज करोगे MSF को तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। और कट करोगे बैंक रेट को, रेपो रेट को, तो इससे आप रिड्यूस करोगे रेट्स को, जिससे ये एक्सपेंशन होगा मनी सप्लाई का, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा, 1D2, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द पॉलिसीज विच वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस, ध्यान है ना, प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट। कह रहा कौन सी पॉलिसी या फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे प्राइस ऑफ राइस को, ठीक है, राइस की प्राइस को इंडिया के अंदर रिसेंट पास्ट के अंदर। तो बताओ जरा, कंज्यूमर की सब्सिडीज, गवर्नमेंट का स्टॉक पाइलिंग, गवर्नमेंट की ट्रेडिंग, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किससे अफेक्ट होगा हमारा प्राइस ऑफ राइस। अब बताओ इनमें से किससे नहीं होगा। अगर आपको आंसर निकालना है ना तो आप ये दिखा करो किससे नहीं होगा। भाई MSP से तो होता ही है, गवर्नमेंट की ट्रेडिंग से भी होता है, अरे गवर्नमेंट की स्टॉक बाइलिंग से भी होता है, ओवर स्टॉक वगैरह से भी, ठीक है, ज्यादा कम की वजह से। कंज्यूमर की सब्सिडी से भी होता है। भैया प्राइस तो इफेक्ट होगा ही, सब में होगा। तो भैया किससे नहीं होगा, सब में ही होगा भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, सबसे होगा। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर to overseas investor who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly। कह रहा है इनमें से बताओ कि भैया जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, जो ओवरसीज इन्वेस्टर को जो है अगर चाहते हैं कि यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें या फिर यहाँ के जो स्टॉक मार्केट के अंदर आके बाय एंड सेल करें, तो बिना उनको रजिस्टर करें, ठीक है, मतलब उनको रजिस्टर कराना नहीं पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, हमारे BSE के अंदर, ठीक है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोल रहा हूँ सॉरी, स्टॉक मार्केट होती है, उसके अंदर जो लिस्टिंग होती है ना, उसके अंदर आपको नाम वगैरह ऐड कराने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ऐसे में किससे वो डायरेक्टली बिना अपना नाम दर्ज कराए जो है एंट्री कर सकता है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर और इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। बताओ ऐसे कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर किससे कर सकता है। तो ध्यान रखना, नाम से चल रहा है, पार्टिसिपेट करवा रहे हो तुम उसको, है ना, तो पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है, इसके थ्रू वो डायरेक्ट कर सकता है बिना अपना नाम रजिस्टर कराए, विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली, ठीक है। चलो ध्यान रखना पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दोस्तों ये PYQ है और बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था। तो वो देखो वहां पर मैंने आपको ऑप्शन में दिखाया था कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन डिसाइड करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो यहीं से वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ PYQ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ, ठीक है। तो सर्विस एरिया है मतलब सर्विस एरिया अप्रोच है, मतलब एरिया वाइज इसको हमने अप्रोच बनाया है कि ऐसे करके हम काम करेंगे, एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे करके काम करेंगे। तो बताओ किस स्कीम के थ्रू। तो ये ध्यान रखना लेड बैंक स्कीम है, ठीक है, फैक्चुअल है, इसको बोल रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बढ़ना। ये लेड बैंक स्कीम होता है जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना, नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता है डिपॉजिट्स, आप जो डिपॉजिट्स करते हो वो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है और ये कोई कमर्शियल एसेट नहीं होता, कमर्शियल बैंक का कोई एसेट नहीं होता, ये आप उनको वापसी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तो एसेट आपका है डिपॉजिट्स, ठीक है। हाँ एडवांसेस जो भी लोन दे रहे हैं वो उनका एसेट कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं वो उनका एसेट कहलाएगा, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस जिनका एसेट कहलाएगा, लेकिन डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये तो कंज्यूमर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट या RBI टैक्स टू स्टॉप स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। क्या नोट, ध्यान है ना, नोट लिखा हुआ है कि भैया नहीं करेगी, ठीक है, RBI है तो गवर्नमेंट, ठीक है, कि भैया
स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी हो रही है, मतलब डेप्रिसिएट कर रहा है इंडियन रुपी, रुपया घट रहा है, इसकी डेप्रिसिएटिंग हो रही है, तो ऐसे में वो कौन सा काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, कि ज्यादा ज्यादा रुपया डेप्रिसिएट ना करे, ठीक है, रुक जाए ये। तो बताओ कौन सा नहीं करेगी। तो फर्स्ट में बोल रहा है कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। सी में बोल रहा है easing conditions relating to external commercial borrowings। और डी में बोल रहा है फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो डी में बोल रहा है दोस्तों कि फॉलो करना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज को, मतलब यहाँ पर आप मनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हो, फॉलोइंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो भैया आप रुपया और बढ़ा रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, मतलब इसकी सप्लाई बढ़ा रहे हो, आप सप्लाई बढ़ा रहे हो, इससे तो और ज्यादा ये डेप्रिसिएट करेगा। तो ऐसे में आप करना चाहोगे डी वाले ऑप्शन को? नहीं ना, तो इसका आंसर डी ही होगा। बाकी इंपोर्ट को आप कर्व कर रहे हो, वो भी नॉन एसेंशियल गुड्स का, तो इससे आप रुपया ज्यादा जो है मार्केट में इंड्यूस नहीं कर रहे, और एक्सपोर्ट करोगे प्रमोट करोगे एक्सपोर्ट्स को, तो इससे क्या होगा, डॉलर आपके आएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो रुक जाएगा। बी वाले में एनकरेज करना इंडियन बोरोवर्स को टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। अब ध्यान रखना ये रुपी डिनोमिनेट है, ठीक है, मतलब इसके अंदर डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा आपको, तो आपको डॉलर परचेस नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो है रुपया डेप्रिसिएट कम होगा। सी वाले में ईजिंग करना कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को, मतलब आप बाहर से आराम से इजिली से लोन ले पा रहे हो, है ना, आपको ज्यादा जो है इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, तो इससे भी रुपया कम डेप्रिसिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी फिजिकल जो हेल्थ है वो बढ़े जो है बेटर ऑफ होगी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मनी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, और आपको पता है लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है। आपने 500 रुपीज या फिर कोई से भी करेंसी नोट के अंदर लिखा होगा कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो कहता है कि भाई मैं अदा कर रहा हूँ, है ना, कि ये 500 की वैल्यू 500 ही होगी, ठीक है, तो द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, यही तो लीगल टेंडर मनी है, कि भैया आपको क्लेम जो भी है 500 रुपीज का वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्रेडिटर है वो ये बोलता है ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये लीगल टेंडर मनी है, ठीक, आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, वरना आप केस कर सकते हो उसके ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 46, और ये सीएआर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर, ठीक है, बेसल नॉर्म्स आपने पढ़े होंगे इससे रिलेटेड। चलो कह रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इंकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज, ठीक है, कह रहा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमने इसलिए मेंटेन कर रखा है बैंक ने कि वो जो अपना फंड है, जो भी अगर उनको लॉस होता है, ठीक है, इनकर होता है जो भी इन फ्यूचर के अंदर, तो वो जो अकाउंट होल्डर है ना उसका भरोसा जो है खत्म ना हो, ठीक है, दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज, अगर वो उनको भैया उनका जो है मतलब उन्होंने जो लोन प्रोवाइड किया और वो लोन वापसी नहीं आया उनका, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता जा रहा है, एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में बैंक रन वाली सिचुएशन ना आए, इसलिए हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रखते हैं, ठीक है, आपको पता है ना ये इसलिए करते हैं कि बैंक रन जैसी सिचुएशन ना आ जाए, भरोसा ना खत्म हो जाए बैंक से कि बैंक जो है लॉस में जा रहा है, बैंक बंद हो सकता है, तो जो कंज्यूमर अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे में तो बैंक और लॉस में चला जाएगा, इसलिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रखा जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है ना। और सेकंड वाले में क्या बोला है, सीआर इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, गलत बात है, बेसल नॉर्म इसलिए तो बने, ठीक है, सब अपना अपना नहीं करेंगे, सबके लिए एक जैसा ही होगा, तो इसका आंसर होगा ओनली ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर है मर्चेंट डिस्काउंट रेट के ऊपर क्वेश्चन, कह रहा भैया समटाइम न्यूज के अंदर है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो बताओ क्या होगा। तो ऐसे में ना आप ऑप्शन पे जाओ और जो भी बेटर आपको लगता है उस पर टिक मार दो, और ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी निकलते हैं, ठीक है, लॉजिकल माइंडसेट से। हाउ, दिखाता हूँ। कह रहा इंसेंटिव है ये जो बैंक देती है मर्चेंट को फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड्स पर्टेनिंग टू दैट बैंक। अब बताओ ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, तो ये बैंक से क्या मतलब है भैया में, ठीक है, और डिस्काउंट रेट ही है, तो कह रहा है ये बैंक देती है मर्चेंट को, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे उनके डेबिट कार्ड से, ठीक है, हाँ उन्हीं के बैंक के डेबिट कार्ड से अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं ये तो नहीं है। कह रहा द अमाउंट पेड बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड्स फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस। आपने कहीं पढ़ा है क्या
आपको ऐसा कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट मिला है क्या जब भी आप डेबिट कार्ड यूज करते हो? तो ऐसा नहीं। कह रहा द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कंज्यूमर्स थ्रू अ बैंक डेबिट कार्ड। डी बोला द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा आगे ना, डिजिटल पेमेंट्स फॉर देयर कंज्यूमर थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड डेबिट कार्ड्स। आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा कहीं कि गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव दे रही है, ऐसा कुछ नहीं ना। सी वाला सही लग रहा है कि ये चार्ज होता है एक, ठीक है, मर्चेंट को देना होता है बैंक को, बाय बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम बाय एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड। ठीक है, यही होता है ये कि भैया ये एक चार्ज होता है टू अ मर्चेंट, मर्चेंट को देना होता है बाय बैंक, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट्स को, क्योंकि कंज्यूमर जो उनको पेमेंट कर रहे हैं वो डेबिट कार्ड से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना ये दिया जाता है, ठीक है, बैंक द्वारा मर्चेंट्स को। ठीक है, क्योंकि ऐसे में जो है चार्ज देना होता है तो उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाए, तो इसलिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट निकाला गया है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट बताना है। कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी को, बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। और आपको पता है कि सेंट्रल बैंक या आरबीआई होता है बैंकर्स ऑफ द बैंक और बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ बोथ गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो 1 2 कट मार दो। कह रहा ट्रेजरी बिल इशूड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। आपने कहीं सुना है ऐसा कोई ट्रेजरी बिल है जो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से हो? नहीं ना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या ट्रेजरी बिल ऑफर करते हैं इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम पर वैल्यू। ये बात बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल पे कोई आपको जो है लाइक इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, ये वही फेस वैल्यू पे ही निकलते हैं ये भी। ठीक है, और मैं समझा चुका हूँ ये डिस्काउंट रेट क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ध्यान रखना, गवर्नेंस बोला है, गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो दोस्तों, मैं आपको पब्लिक फाइनेंस में करा चुका हूँ। कह रहा कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अभी स्टेडली इंक्रीज की बात कर रहा है, स्टेडली मतलब लाइक इसकी तरह, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम तो होता ही है, स्टेडली इंक्रीज नहीं होता। तो फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट गलत है, कट मारो ना। कह रहा टू पुट पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। और ये बात सही है, अफेक्ट होते हैं जब आप किसी डूबे हुए बैंक को एक बड़े बैंक के साथ मर्ज करते हो, तो जो बड़ा बैंक है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद बोला है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब छोटे लेवल के बैंक है ये, इनके पास ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, तो ये सप्लाई करते हैं क्रेडिट टू द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को। सही बात है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को ही करेंगे। सेकंड वाले में टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, कह रहा है सप्लाई करेंगे क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ये बात सही है, मार्जिनल फार्मर्स को ये क्रेडिट सप्लाई करेंगे, स्मॉल को करेंगे, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन थर्ड में देखो क्या बोला, ये एनकरेज करेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। अरे भाई ये बता दो मुझे, कौन सा बैंक है जो एनकरेज कर रहा है किसी भी एंटरप्रेन्योर को कि भाई आप बिजनेस खोलो, हम आपको लोन देंगे? ऐसा कोई सा बैंक है क्या ऐसा? थर्ड वाला तो बहुत ज्यादा गलत है, और थर्ड वाला जैसे ही आप गलत करते हो ना, आपका आंसर आ जाता है ए। ठीक है, 1 और 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अभी ना मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन सी है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 112 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने सोल्व कर लिया है, और बाकी क्वेश्चन जो है मैं आपको इसके सेकंड वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन इसके। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।